हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डी सरस्वती एकेडमी में। इट्स मी आशीष राउत। तो स्टूडेंट्स, आज मैं साइंस क्लास 10th के फिजिक्स का एक पार्ट 1 इस वीडियो का कह सकते हो कि पहला पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊँगा इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, झारखंड के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2022 के लिए। और इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं जिसका उत्तर आपको जानना चाहिए, और इस प्रश्न की तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए। ये मैं पहला पार्ट बना रहा हूँ, इसके बाद दूसरा पार्ट भी लाऊंगा, तीसरा पार्ट भी लाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी मैं बताऊंगा, उत्तर सहित बताऊंगा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको और उसके उत्तर को समझने के लिए, अच्छे से जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और क्लास 10th के जिस भी स्टूडेंट को आप जानते हो उनको ये वीडियो तो ज़रूर शेयर कर दें, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो उन तक पहुंच सके और उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न है और उसका उत्तर क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिजिक्स में जो मुझे लगा पहला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न वो ये है, विद्युत टोस्टरों और स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट अगर हो आपको तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने की, आपको अच्छे से समझाने की। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आंसर है, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, तापन अवयव किसे कहते हैं? तापन अवयव सबसे पहले बता दूं कि किसे कहते हैं। वो जो इस्त्रियों या टोस्टरों में जो होता है, जो गर्म हो जाता है, जो मिश्र धातु का बना होता है, वो शुद्ध धातु का बना हुआ नहीं होता है, जो गर्म होता है और जिससे हम इस्त्री करते हैं यानी कि कपड़े में रगड़ते हैं, उस पार्ट को हम तापन अवयव कहते हैं, ठीक है। जिसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है, मिश्र धातु का गलनांक जो होता है शुद्ध धातु की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। शुद्ध धातु का गलनांक बहुत ही कम होता है, जो तुरंत गल जाता है, और मिश्र धातु जल्दी गलता नहीं है, इसका गलनांक काफ़ी अधिक होता है। और दूसरा पॉइंट है, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मिश्र धातु जो है वो ऊष्मा और विद्युत का प्रतिरोध करते हैं, शुद्ध धातु की अपेक्षा ज़्यादा करते हैं। इसी प्रतिरोधकता के गुण के चलते ही मिश्र धातु गर्म हो जाते हैं। इस्त्री का जो गर्म वाला पार्ट है जिसको हम लोग कपड़े में घिसते हैं, उस पार्ट को हम लोग मिश्र धातु का बनाया जाता है, और वो प्रतिरोधकता के कारण ही गर्म होता है। तीसरा पॉइंट है, मिश्र धातु उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, उच्च तापमान यानी कि ज़्यादा तापमान होने पर भी मिश्र धातु जो है वो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, यानी कि वो सड़ता गलता नहीं है या फिर खराब नहीं होता है। ये उच्च तापमान पर भी नहीं होता है, ऐसा शुद्ध धातु के साथ नहीं होता है। शुद्ध धातु उच्च तापमान पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से विद्युत टोस्टरों और इस्त्रियों के तापन अवयव मिश्र धातु के न बनाकर शुद्ध धातु के बनाए जाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए कौन सा दूसरा प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा प्रश्न जो मुझे लगा कि इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं, यही प्रश्न है। आइए इसका उत्तर देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आंसर है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका पहला रीज़न है, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी उपकरणों को उनकी क्षमता के अनुसार वोल्टेज नहीं मिल पाती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर हम श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे सभी उपकरणों को, तो सब जितने भी उपकरण को उनका मैक्सिमम वोल्टेज है, जो क्षमता है, वो उसको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा वोल्टेज जो है वो पहले उपकरण को जाएगा,
उसके बाद जो बचेगा वो दूसरे को जाएगा, उसके बाद जो जाएगा वो तीसरे को बचेगा। तो इस तरह से जो लास्ट में या फिर बीच में जो उपकरण होंगे उनको उनकी क्षमता के अनुसार धारा, विद्युत धारा नहीं मिल पाएगी। इसका दूसरा पॉइंट है, श्रेणी क्रम संयोजन में एक उपकरण खराब हो जाने पर उसके बाद वाले सभी उपकरण बाधित हो जाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, श्रेणी क्रम संयोजन में अगर पहले वाला एक उपकरण खराब हो जाए तो उसके बाद वाले जितने उपकरण हैं उनमें विद्युत धारा नहीं पहुंच पाएगी और वो सभी बाधित हो जाएंगे, वो सभी काम नहीं करेंगे, बिना विद्युत के वो काम नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो 2 पॉइंट हैं, इन्हीं 2 कारणों के वजह से हम लोग घर में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसके जगह पे पार्श्व क्रम संयोजन का प्रयोग करते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन को ही समांतर क्रम भी कहते हैं और हम लोग उसी का यूज घरेलू विद्युत परिपथों में करते हैं। आई होप कि इस प्रश्न का भी उत्तर आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने की। चलिए तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको देखते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे लगा वो है, ओम का नियम लिखें और सत्यापित करें। तो चलिए देखते हैं ओम का नियम क्या है। ओम का नियम, किसी स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब किसी चालक को हम लेंगे उसका ताप जो है वो स्थिर रहना चाहिए, ठीक है। उसका ताप स्थिर रहे तो उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जितना मान होगा उसका, और उस चालक के दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो दोनों क्या होगा, परस्पर समानुपाती होगा। अर्थात भी प्रोपोर्शनल आई, भी समानुपाती आई। भी का मतलब विभवांतर और आई का मतलब विद्युत धारा, वो दोनों क्या है, समानुपाती है। और ये जब समानुपाती का साइन हम लोग हटाएंगे तो बराबर के बाद आर आ जाएगा, जहाँ की आर एक कांस्टेंट है यानी कि स्थिरांक है। यहाँ जहाँ भी बराबर विभवांतर, आई बराबर धारा और आर बराबर प्रतिरोध, और ये आर क्या है, स्थिरांक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में स्थिरांक लिख दिया है, कांस्टेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। आइए, सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले एक स्थिर प्रतिरोध, एक ऐसा प्रतिरोध लेंगे जिसका कि मान स्थिर हो। बैटरी, स्विच, परिवर्ती प्रतिरोध, आमीटर, वोल्टमीटर, तार लेंगे। इतना सारा हम लोग जो है वो सामान लेंगे और उसे चित्र के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप एक बार चित्र देख लें और इसी के तरह आपको व्यवस्थित करना है। हमने जो जो भी सामान लिया है, जो जो भी थिंग्स लिए हैं, उनको ऐसे ही संयोजित करना है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम और आमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसमें वोल्ट मीटर जो है वो समांतर यानी कि पार्श्व क्रम में संयोजित है और आमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में संयोजित है। आप एक बार चित्र को अच्छे से देख लें और इसी के तरह आप उतार लें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्विच को ऑन करेंगे जिससे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान और आमीटर से धारा का मान कॉपी में नोट कर लेंगे। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो फिर तुरंत वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान और आमीटर से धारा का मान कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके बाद परिवर्ती प्रतिरोध को थोड़ा आगे पीछे खिसकाकर वोल्ट मीटर से भी का मान तथा आमीटर से आई का मान नोट कर लेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं ये जो परिवर्ती प्रतिरोध है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, खिसकाएंगे, तो फिर थोड़ा सा आगे खिसकाने के बाद वोल्ट मीटर से भी का मान और आमीटर से आई का मान नोट कर लेंगे। फिर थोड़ा सा पीछे खिसकाकर जो पहले वाला उसका जगह था उससे थोड़ा और पीछे हटाकर आमीटर से आई का मान और वोल्ट मीटर से भी का मान नोट कर लेंगे कॉपी में। और इनको नोट करने के बाद क्या करेंगे, फिर नोट किए हुए सभी मानों का ग्राफ खींचेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो भी हमें प्राप्त होगा मान, उसको जो हम नोट करेंगे उनको हम ग्राफ में परिवर्तित करेंगे। तो नीचे बनाए हुए ग्राफ जैसा ग्राफ आपको प्राप्त होगा, बिल्कुल ऐसा ग्राफ आपको प्राप्त होगा। इधर भी है, इधर आई है, और इनका जो ग्राफ प्राप्त हुआ है वो कोने से लेकर ऊपर जा रहा है। ठीक है, जो कि ये सत्यापित करता है कि प्रत्येक मान पर भी बराबर आई इंटू आर होता है।
जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको जो भी मान प्राप्त हुआ होगा भी और आई का, उनको जब आप भी बराबर आई आर के फॉर्मूला में रखोगे तो प्रत्येक मान पर ये सत्यापित होगा, यानी कि भी बराबर हो जाएगा आई इंटू आर के, और इस तरह ओम का नियम सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको क्लियर करने की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पार्श्वक्रम या समांतर क्रम संयोजन क्या है? तीन प्रतिरोधकों R1, R2 और R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर इनके समतुल्य प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध के लिए समीकरण ज्ञात करें। जी हाँ स्टूडेंट्स, पार्श्वक्रम को ही समांतर क्रम भी कहते हैं और समतुल्य प्रतिरोध को ही कुल प्रतिरोध भी कहते हैं। आपको प्रश्न में अगर पार्श्वक्रम की जगह समांतर क्रम भी दिया जाए तो आपको यही आंसर लिखना है, और समतुल्य प्रतिरोध की जगह कुल प्रतिरोध लिखा रहे तो भी आपको यही आंसर देना है। चलिए सबसे पहले जानते हैं पार्श्वक्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन क्या है। जब किसी परिपथ में प्रथम, द्वितीय, तृतीय सभी प्रतिरोधकों का प्रथम छोर एक साथ और अंतिम छोर एक साथ संयोजित करते हैं तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि R1, R2 और R3 का जो पहला छोर है वो एक साथ संयोजित किया गया है और इसका जो अंतिम छोर है वो भी एक साथ संयोजित किया गया है। इस तरह के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्वक्रम या फिर समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आइए अब पार्श्वक्रम या समांतर क्रम संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध के लिए समीकरण ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप ऐसा फिगर बना लेंगे जैसा चित्र यहाँ पे आपको दिखाया गया है चित्र में। उसके बाद हम लिखेंगे सर्वप्रथम तीन प्रतिरोधकों R1, R2 और R3 को चित्र के अनुसार किसी परिपथ में संयोजित करते हैं। परिपथ में ओम के नियम से। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस पूरे परिपथ में जब ओम का नियम लगाएंगे तो V बराबर आई इंटू आर होगा, जहाँ आई बराबर V बाय आर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रथम प्रतिरोध के लिए, और यही ओम का नियम जो है वो प्रथम प्रतिरोध में लगाएंगे तो वहाँ पे I1 बराबर हो जाएगा V/R1। इसको समीकरण 1 ले लेंगे। उसके बाद द्वितीय प्रतिरोध में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ पे हमें प्राप्त होगा I2 बराबर V/R2। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध के लिए भी यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जहाँ पे I3 बराबर V/R3 हो जाएगा। ये इसको समीकरण हम 3 मान लेंगे। बाद में समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जिसका LHS तीनों का एक साइड जोड़ होगा और RHS एक साइड ऐड होगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 हमें प्राप्त होगा। I1, I2 प्लस I3 जब तीनों प्रतिरोधों का धारा को जोड़ेंगे तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा यानी कि I प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद बराबर में होगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब हमें पता है कि I बराबर V/R होता है, तो I के जगह पे हम V/R लिख देंगे। उसके बाद तीनों से V को कॉमन ले लेंगे, चूंकि तीनों में है इसलिए V बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब V को इस पर ले आएंगे तो चूंकि ये इधर गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा। यहाँ पे मैथ का थोड़ा सा आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो भी नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी जो है वो कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या? 1/R। ठीक है, वह तो हमारे पास बचेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही फॉर्मूला है पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम लोग पार्श्वक्रम या समांतर क्रम में संयोजन के बाद प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध का समीकरण कहते हैं। यही यही समीकरण हमें प्राप्त हुआ और यही इसका आंसर है। आई होप कि ये जो 4 प्रश्न मैंने आपको बताए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसका पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ। कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।